नमस्कार मित्रों। तो आइए हमारी आपकी आज फिर मुलाकात हो गई। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, जब तक परमात्मा की परमेश्वर की मर्जी है, हमारा आपका ये सिलसिला चलता ही रहे। तो आज बात करूँगा मैं चंद्रमा और उसके साथ अन्य ग्रहों की युति की। तो अब चंद्रमा को लेकर 9 ग्रह हैं, तो युति होगी 8 ग्रह करेंगे। तो उसमें से किस ग्रह के साथ है युति? सूर्य के साथ है, मंगल के साथ है, बुध के साथ है, शुक्र के साथ, या किसी अन्य ग्रह के साथ? तो आज हम लोग उस पर बात करेंगे कि चंद्रमा जो है आपका हृदय है, आपका मन है। तो ये सबसे ज़्यादा संवेदनशील ग्रह होता है मनुष्य के लिए, क्योंकि मन से ज़्यादा संवेदनशील और तो कोई चीज़ होती नहीं। तो उस पर बात करेंगे हम लोग। तो ये जब किसी ग्रह के साथ युति कर लेता है तो इसके स्वभाव में अवश्य परिवर्तन आता है। तो उस पर ही हम लोग चर्चा करेंगे। तो आगे बढ़े उसके पहले छोटी सी प्रार्थना और भी करता हूँ कि जिन लोगों हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, उससे हमें बल और शक्ति मिलती है जो आप लोगों के द्वारा ही आती है। तो आइए बात करते हैं सीधी चंद्रमा की, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए। तो मैंने बोर्ड पे क्या लिखा? चंद्रमा और युति। और ये किसी भी लग्न के लिए है, क्योंकि चंद्रमा सभी के कुंडली में रहता है और बाकी ग्रह भी रहते हैं। तो मैं ये बताने वाला हूँ कि जब चंद्रमा से कोई ग्रह युति कर लेता है तो उसके फलों में क्या फर्क आ जाता है, क्या प्रभाव अलग हो जाता है, उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। तो अब चंद्रमा मान लीजिए आपकी कुंडली में अकेला है, और अकेले चंद्रमा तो उसे भी थोड़ी सी शास्त्रों में अच्छी संज्ञा नहीं दी गई। अगर अगल बगल भी कोई ग्रह नहीं तो बिल्कुल अच्छी नहीं देगी। तो केमेंद्रम योग बताते हैं, हो जाता है। तो आज मेरा विषय वो नहीं, लेकिन एक लाइन बोल देता हूँ ताकि आगे जो मैं कहने वाला हूँ युति के साथ वो उसका फ़र्क कह रहा हूँ या उसका जो प्रभाव पड़ने वाला है आपको अंतर पता चले। तो चंद्रमा को अकेला कभी भी अच्छा बोला नहीं गया शास्त्रों में। तो उसको सरलता से यूँ समझिए, मन अकेला अच्छा होता है। जब मन अकेला हो जाता है तो आप देखिए कैसे बेचैनी फील होती। इसीलिए कहा गया है कि चंद्रमा अकेला नहीं होना चाहिए। और अगर अकेला है तो उसके इर्द अगल बगल यानी द्वितीय और द्वादश में कोई ग्रह होने चाहिए। उसमें भी राहु केतु को नहीं पकड़ा गया। बाकी जो दिव्यमान अर्थात जो ग्रह दिखते हैं, राहु केतु दिखते नहीं ना, जो ग्रह दिखते हैं उनका साथ होना आवश्यक। उसमें भी सूर्य को भी नहीं पकड़ा गया है। तो यह जो विषय नहीं, लेकिन चंद्रमा अकेला अच्छा नहीं होता है ऐसा माना जाता है। मगर अगर बगल कोई ग्रह है या किसी ग्रह की दृष्टि वगैरह भी है तो कुछ समस्या नहीं है। लेकिन जनरली चंद्रमा को अकेला नहीं छोड़ा जाता है। अर्थात उसको आप यूँ सरल भाषा में समझिए कि मन को अकेला नहीं छोड़ा जाता है। मन अकेला मनुष्य का जब हो जाता है, एकांतवासी, कैसा बेचैन रहता है। इसीलिए कहा गया है शास्त्रों में, हर चीज़ का तात्पर्य, हर चीज़ का मतलब है गहराई से। तो अगर चंद्रमा अकेला भी है तो कोई इतनी विशेष बुराई नहीं है। वो अपनी स्थितियों में मन के रहता है, जैसा उसका चंद्रमा किस राशि में कहाँ बैठा है वो आप देख लीजिए। तो जिस राशि का जो स्वभाव होगा उसके अनुसार चंद्रमा हो जाएगा। और चंद्रमा जहाँ बैठता है, मुख्य इसलिए इसको पकड़ा जाता है, चंद्रमा जहाँ बैठता है वो मनुष्य की राशि हो जाती है। तो मेष से लेकर मीन तक आपका चंद्रमा कहाँ है आप देख लीजिए। तो उन राशियों का जो प्रभाव होगा चंद्रमा वैसा अकेला बैठ के प्रभाव देगा। अब मान लीजिए चंद्रमा के साथ सूर्य बैठा है, तो चंद्रमा के साथ जब सूर्य बैठेगा तो ये पक्की बात है कि यह अमावस्या का चंद्रमा है। क्योंकि चंद्रमा के सामने जब सूर्य रहता है तो पूर्णिमा, और चंद्रमा के साथ बैठा सूर्य तो अमावस्या का है। इसका मतलब ये भी चंद्रमा कमज़ोर है। लेकिन कुछ लग्नों में ये जहाँ पर योग कारक होता है वहाँ बुरे फल नहीं देता। मिसाल के तौर पर मेष लगन और वृश्चिक लगन में, क्यों उनके
केंद्र त्रिकोण का स्वामी हो जाता है, तो वहाँ अगर अमावस्या का चंद्रमा बैठा है तो उन्हें ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बाकी लग्नों में अगर बैठा है तो अवश्य कमज़ोर हो जाता है सूर्य के साथ। तो अमावस्या का चंद्रमा दिखते ही नहीं, अस्त भी माना जाता है, तो वहाँ कमज़ोर हो जाता है। तो तकलीफ़ क्या हो जाती है, और कुछ नहीं होती, मनुष्य थोड़ा एकांत प्रिय शांत सा रहने लगता है, और ज़्यादा कुछ विशेष तकलीफ नहीं। बाकी ग्रह ठीक ठाक हैं तो इतना कोई एकांत में भी नहीं रहता, लेकिन उसे कमज़ोर माना अवश्य जाता है और पापी भी मान लिया जाता है जब चंद्रमा अमावस्या का रहता है। कमज़ोर के साथ साथ उसे अच्छे ग्रहों में संज्ञा नहीं दी जाती, क्योंकि वो अच्छे फल नहीं देता है अगर सूर्य के साथ बैठा है। तो आइए मंगल की बात करते हैं। तो मंगल के साथ बैठा है चंद्रमा अगर आपकी कुंडली में कहीं भी, तो ये अच्छी बात है। चंद्रमा जब मंगल के साथ जाता है तो मनुष्य का आत्मबल और शरीर बल दोनों अच्छा रहता है, और ये अच्छे परिणाम देता है। कुंडली में चंद्रमा और मंगल की युति बहुत अच्छी मानी जाती है, इसे लक्ष्मी योग भी कहते हैं। तो अब लक्ष्मी योग किस लिए कहा गया, उस विस्तार में जाऊंगा तो विषय अलग हो जाएगा। देखिए, ऊर्जा का कारक है, साहस का कारक है मंगल। अब साहस और उत्साह दोनों साथ में रहें तो मन उसी प्रसन्न रहता है, अर्थात फिर मन को भी उत्साह और साहस मिल जाता है। तो ऐसा व्यक्ति संसार में किसी भी कार्य को बड़े उत्साह से और बड़े एनर्जी से करता है बड़े एनर्जी से करता है। जो एनर्जी से कोई काम किया जाएगा, साहस कहिए, एनर्जी कहिए, उत्साह कहिए, सब एक ही बात है। तो जब आदमी मंगल चंद्रमा के साथ बैठा रहता है कहीं भी, तो ऐसे व्यक्ति का मन उत्साहित रहता है। इसलिए इसे सरल शब्दों में लक्ष्मी योग भी कहा गया, क्योंकि आदमी की कार्य करने की शैली बेहतर हो जाती है तो इनकम भी आने लगती है। तो इसलिए मैं मंगल और चंद्रमा की युति को अच्छा कहूँगा। जनरली चंद्रमा सभी के साथ युति करके अच्छा ही होता है, खराब परिणाम थोड़े कम देता है, लेकिन अब कुछ ग्रह तो है ही मुसीबत, तो उनके लिए क्या करेंगे। तो आए बुध के साथ, देखिए बुध इसको मित्र नहीं मानता है, तो ये बुध और चंद्रमा मित्र नहीं। लेकिन मैंने देखा है कि बुध और चंद्रमा जब एक साथ युति कर लेते हैं तो खराब परिणाम नहीं देते हैं। फर्क इतना होता है कि ऐसा व्यक्ति थोड़ा मन के साथ चतुराई भी अधिक रख लेता है। क्या होता है कि जो मन चाहता है बुद्धि उसे समझाती है कि ये गलत है, और मन मर्जी का है, इसीलिए युति को अच्छा नहीं कहा गया है। बगैर लॉजिक के अपने यहाँ कुछ कहा ही नहीं है। बुद्धि कुछ और बोल रही है और मन कुछ और बोल रहा है। जैसे कि आप कहीं जाना चाहते हैं, या किसी से मिलना चाहते हैं, या किसी से प्रेम हो गया, या और भी कोई कार्य करना चाहते हैं जो ठीक नहीं है, तो आपका मन तो चाहता है कि ये कर लूँ, मगर बुद्धि आपको सलाह देती है कि ये बात ठीक नहीं, आप फंस जाओगे। इसीलिए मन और बुद्धि को अलग अलग बोला गया, अर्थात मन और चंद्रमा को एक दूसरे का मित्र नहीं कहा गया है कुंडली में। लेकिन मेरा अपना मानना है कि एक साथ जब बैठते हैं तो कुछ विशेष खराब फल नहीं देते हैं, अच्छे देते हैं। थोड़ा मनुष्य के अंदर चातुर्य आ जाता है। वो आपसे बात कर रहा है तो ऐसा नहीं लग रहा है कि वो चतुर है, मगर अंदर से उसकी जो अंदर चीज़ें चल रही हैं, बात अलग कर रहा है। मतलब मन और वाणी में अंतर है, सामने वाला कुछ और सोच रहा है, कहे और कुछ रहा है आपसे, तो अंतर आ जाता है दोनों में। तो उसी को चतुर कहते हैं, कि उसी को चतुर कहते हैं। चतुर का तात्पर्य और कुछ होता नहीं। चतुर का मतलब ये होता है कि जो आदमी कह रहा है उसको निभाएगा या नहीं निभाएगा, पक्का नहीं। आपसे बात कर रहा है, चीज़ें कर रहा है, लेकिन अंदर अलग सोच रहा है कि एक बार मेरा काम हो तो जाने दो, फिर देखेंगे। ऐसी थिंकिंग आने लगती जब बुध और चंद्रमा एक साथ हो जाते हैं। आइए, जब चंद्रमा गुरु के साथ, तो चंद्रमा और गुरु की मित्रता अवश्य है। ये दो ग्रह हैं,
तो अब यहाँ चंद्रमा और गुरु जब एकत्र एक साथ बैठ जाते हैं, युति कर लेते हैं, तो चंद्रमा में गंभीरता आ जाती है, धैर्य, विवेक, शांत, हर चीज़ को ऐसा व्यक्ति बड़े गंभीरता से सोचता है, उसे क्या कहना है, क्या बोलना है, समाज में कैसे रहना है, ये सब गुण उसके अंदर आने लगते हैं। देखिए चंद्रमा मैंने कहा ना सबसे संवेदनशील ग्रह है, तो ये जिस ग्रह के साथ जाएगा तो उसके कुछ गुण अवश्य अपनाएगा, क्योंकि मन का क्या है कि वो मांग करने का आदी है, ये चाहिए वो चाहिए, तो इसीलिए उस पर लगाम आवश्यक होती है। तो लगाम क्या है कि बाकी ग्रह लगाते हैं, तो लगाम कैसे? अब गीता में भगवान किसने कहा मन चालक यंत्र? बुद्ध लगाम है, अर्थात उसे सारथी बोला गया है। तो मन क्या चल पड़ता है और बुद्ध उसको रोकता है। घोड़े इंद्रियां हैं, मन चालक यंत्र है, बुद्ध सारथी है। तो सारथी का क्या तात्पर्य है? जिसके पास लगाम है ना घोड़े की, तो बुद्ध और बुद्ध से बड़ा सारथी ये गुरु हो जाता है, विवेकवान भी बना देता है। तो उसको रोकने की कोशिश करता है कि ये सही और ये गलत का निर्णय कराने की चेष्टा करता है कि ये गलत है ये सही। ये बुद्ध भी कराता है, मगर ये कई बार बुद्ध से जीत जाता है, अपनी मनमर्जी कर ही बैठता है, मगर गुरु के साथ नहीं हो पाता, क्योंकि वो विवेकशील भी हो जाता है, शांत हो जाता है। तो मन के ठहराव से सोचने लगता है नहीं ये बात गलत है, इसे नहीं करना चाहिए, तो मनुष्य नहीं करता। अर्थात गुरु के साथ जब चंद्रमा बैठता है तो सही गलत का फैसला आसानी से आदमी कर पाता है। अब आइए शुक्र के साथ, देखिए शुक्र के साथ भी अच्छे फल देता है, मगर थोड़ा सा ऐश्वर्यशाली बनाता है। अर्थात मनुष्य को सजने संवरने, अच्छे कपड़े पहनने, लग्जरियस चीज़ें चाहने का, अब शुक्र का वो कारक है। तो ये चंद्रमा भी यही चाहता है एक्चुअली, इसकी भी डिमांड यही है कि जो देखा वही चाहिए। तो इसलिए कई बार कह दिया जाता है कि ये शुक्र और चंद्रमा जब साथ साथ बैठते हैं तो दोनों एक ही मिजाज के हो जाते हैं। तो कई बार चारित्रिक रूप से थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसे, दाग लगाते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं, ऐसा कहा जाता है शास्त्र में और देखने में भी आता है, क्योंकि ये बहुत जल्दी दूसरों के लोक लुभावन चीज़ों में फंस जाते हैं। अर्थात सामने वाला इंसान अच्छा है या नहीं, उन्होंने उसको देखा, आकर्षण में आ गए, सजा संवरा है, गाड़ी है, घोड़ा है, रईस है, मस्त दिख रहा है सब कुछ, तो ये जिनका ऐसा बैठा है वो बहुत जल्दी उससे आकर्षित हो जाते हैं। और अच्छा इंसान है या बुरा इंसान, मैं दोनों की बात कर रहा हूँ, महिला पुरुष दोनों की। इसमें जब एक बात करूँ तो दोनों को अलग नहीं समझना चाहिए। मैं मनुष्य कह रहा हूँ तो दोनों आते हैं, क्योंकि मन तो दोनों के पास है, महिला के पास भी पुरुष के पास भी, तो वो आकर्षण में आ जाते हैं। इसीलिए कई बार कहा जाता है कि दूसरों के मोह माया जाल में फंस जाते हैं। तो इसलिए कई बार कह दिया जाता है कि चारित्र दोष लगाते हैं, लेकिन अगर आपके पास विवेक बुद्धि है, बाकी प्लैनेट अच्छे हैं, तो आप नहीं फंसते। हाँ, आकर्षण रहता अंदर, आपके अंदर भी चाहतें पनपने लगती हैं कि ये मुझे भी चाहिए। अब उसमें दो किस्म के लोग होते हैं या कई किस्म के लोग होते हैं, दो किस्म के कहना ही ठीक नहीं। संसार है, दो किस्म के कैसे हो सकते हैं? मगर दो किस्म सरल भाषा में बोला कि एक उस आकर्षण में जाके फंस जाता है तो परेशानी में कि दाग लग जाता है। एक उस आकर्षण में जाके फंसता नहीं, देखता है, सोचता है कि मैं बनाऊंगा या बनाऊंगी एक दिन। तो ये अंतर है। लेकिन आकर्षण संसार में जो सौंदर्य की चीज़ें, अर्थात जो भी लग्जरी आइटम, अब समझ गया जो मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि दोनों की डिमांड यही होती है, शुक्र की भी यही रहती है और चंद्रमा की भी यही रहती है कि जो देख लिया, अच्छा लगा, भाया, तो वो चाहिए। तो उसमें थोड़ा नियंत्रण रखना चाहिए। तो शुक्र और चंद्रमा भी अच्छे फल देते हैं और एक दिन दे भी देते हैं। मजे की बात तो ये, मिला आपको सब जाएगा, क्यों फंस रहे हैं? आपका अपना हो जाएगा एक दिन।
तो ये देता है। आइए अब शनि के साथ जब चंद्रमा बैठता है तो देखिए, शनि सबको पता है नीरस ग्रह है, इसीलिए इसको कई बार चंद्रमा के साथ जब शनि बैठता है तो इसे विष योग बोल देते हैं। हालांकि ये थोड़ा ज़्यादा कड़वा शब्द या कठोर शब्द हो जाता है, लेकिन अब विष का क्या है, जब मन ही प्रसन्न नहीं तो विष ही समझ। मन आपका कब अच्छा नहीं लगता, जब कोई चीज़ अच्छी नहीं लगी आपको। तो ऐसे लोगों का क्या होता है जिनके साथ शनि बैठता है, चंद्रमा के साथ शनि बैठा है, तो ऐसे लोगों की एक तकलीफ निश्चित रूप से ये हो जाती है कि ये थोड़े नीरस हो जाते हैं, किसी भी चीज़ में इनका मन नहीं लगता है। मन लगने का तात्पर्य दूसरा है, नीरसता है, उदासी है, ये गुण अवश्य आ जाते हैं। और ये कई बार दूसरे ग्रह अगर खराब हैं, लग्नेश भी खराब है, तो ये डिप्रेशन में भी लाते हैं। फिर भाई डिप्रेशन में लाने का काम सिर्फ शनि महाराज। चीज़ें आपके मुताबिक होती नहीं, आपके मन मर्जी हो नहीं रहा है कुछ, आप किसी को पसंद कर रहे हैं, आपको कोई बिल्कुल नहीं पसंद कर रहा है। तो कई बार वो चीज़ें मन में मनुष्य के अंदर हीन भावना पनपने लगती है। अगर वो नहीं पनप रही, बाकी ग्रह अच्छे हैं, ये कब होता है देखिए, कोई भी ग्रह एक अकेला बलवान नहीं हो जाता है, बहुत बलवान हो जाता है। शनि चंद्रमा कहीं खराब ही एकदम बलवान हो गए, बैठ गए, तो विषय अलग है। लग्न में ही बैठ गए तो निश्चित है, बाकी जगह बैठे तो इतना नहीं देंगे, लेकिन आपके व्यक्तित्व में ये आएगा अवश्य, जो मैंने भी कहा चंद्रमा और शनि के साथ। लेकिन मंगल वगैरह भी बलवान है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है कि आदमी ऊर्जा में नहीं जीता, सूद ठीक है, वो विषय दूसरा हो जाता है। लेकिन ये इनके गुण बताए मैंने, शनि और चंद्रमा एक साथ आते हैं तो वो अवश्य मनुष्य के अंदर नीरसता, निराशा, उदासी, एकाकीपन, ये सब एक ही के साथ जुड़े हुए शब्द। एकांत में आप गए अकेले तो उदास निराश तो इसे हो जाएंगे। और शनि बैठा है तो दुख से गए आप, मतलब किसी पीड़ा से गए, अर्थात किसी निराशा से गए, वो जो भी कह लीजिए, जो मैं कहना चाहता हूँ आप समझ गए होंगे। तो इस शनि के साथ ऐसा होता है। अब आइए राहु के साथ बैठा हुआ है चंद्रमा आपका। देखिए राहु के साथ ग्रहण योग बना देता है, ये सब अपनी जगह बातें हैं। मैंने मुख्यतः देखी है राहु के साथ चंद्रमा को बुरे फल नहीं देता है। राहु भी क्या है, मायावी है, और मन को भी थोड़ा माया पसंद है। देखिए मन की अनेक विधाएं हैं, इसीलिए चंद्रमा को लग्न कुंडली के बाद चंद्र कुंडली भी बनाई जाती है, क्योंकि लग्न के बाद चंद्रमा को ही सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है और राशि आपकी हो जाती है, इसी से देखी जाती है। तो मन की अनेक विधाएं हैं, किसका मन कैसा है ये समझना ज़रा मुश्किल है। ये समझना तो तभी समझ में आता है जब आपकी कुंडली सामने हो। तो मैंने देखा कोई राहु के साथ बैठ के ये ग्रहण योग ये सब अपनी जगह बात। देखिए ग्रहण तो लगाता ही है, राहु ही लगाता है, लेकिन ग्रहण योग बोल दिया गया। लेकिन मैंने इसका देखा ये कि वो मायावी है। कौन? राहु। वो भी अलग अलग दुनिया की ज़िंदगी जीना चाहता है, ये मन भी। तो ये एक साथ मिलके इतने बुरे होते नहीं, बस इनका एक ही प्रॉब्लम, ये क्या होता है, वो कंफ्यूज करेक्टर होते हैं। इनको क्या चाहिए इनको खुद ही नहीं पता रहता है। आज ही फुटबॉल खेलेंगे, फिर 4 दिन बाद इनका मन उधर से चढ़ जाएगा, बोलेंगे नहीं क्रिकेट में ज़्यादा अच्छा कैरियर बने, क्रिकेट खेलने लगेंगे। 15 दिन बाद वहाँ से भी चढ़ जाएगा, बोले नहीं वॉलीबॉल ज़्यादा अच्छा। मतलब एक जगह इनका मन टिकता नहीं, चंचल मन को ज़्यादा बना देता है, एकाग्रता में कमी लाता है राहु, क्योंकि वो भ्रम का भी तो कारक है। और विशेष मैंने इतना अवगुण नहीं देखा है राहु के साथ चंद्रमा बैठते, बदनाम बहुत है राहु चंद्रमा साथ में बैठ के। लेकिन देखिए भाई, आपको अगर कुंडली झांकनी है, देखनी है, तो आपको कुछ ना कुछ प्रायोगिक रूप से अर्थात प्रैक्टिकल भी होना पड़ेगा। राहु जिस जमाने में बदनाम था द्वापर तक, तब था। कलयुग में राहु की माया महिमा बड़ी हो गई। अब जैसे चंद्रमा राहु बैठ जाए साथ साथ, तो ऐसे लोग शराब के अच्छे कारोबारी हो जाते हैं। मैंने कईयों की कुंडली देखी है, शराब के कारोबारी सब का चंद्रमा राहु साथ उनकी कुंडली में, और मस्त ऊंचाई पे है।
राजनीतिक बनाता है। गुण बहुत राहु में और चंद्रमा में भी। तो ये सिर्फ इससे एक चीज़ से बचेंगे अगर आप, चंद्रमा राहु साथ साथ बैठा है तो वो है भ्रम। आप निर्णय नहीं कर पाते कि जाना कहाँ है, करियर क्या बनाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। उससे बच जाएंगे, किसी सही सलाहकार से सलाह ले लेंगे, दिशा दे दी तो मैं उसको राहु चंद्रमा को भी खराब नहीं बोल रहा। अब आइए चंद्रमा के साथ केतु। देखिए केतु के साथ राहु जैसे फल नहीं देता है, वहाँ ये थोड़ा शांत रहता है। यहाँ पे राहु के साथ भी थोड़ा लोग कहते तो हैं कि राहु और शनिवत फल देता है राहु, और केतु मंगल की तरह फल देता है। लेकिन मैं यहाँ आपको बता देता हूँ, नहीं देगा। यहाँ पर केतु के साथ चंद्रमा बैठेगा तो मैं बता रहा हूँ ये थोड़ा शांत करता है, क्योंकि मन एक ही के पास हुआ, उसके पास है नहीं मन, उसके बाद धड़ी धड़ है। वहाँ खोपड़ी बहुत है राहु के साथ, शरीर सब चलाता रहता है, तुरंत सब कुछ चाहिए इधर से उधर, कहीं टिकना नहीं। मगर यहाँ टिकता है। चंद्रमा के साथ केतु बैठा है तो वो टिकाव लिए रहता है, उसे कहाँ जाना है, किधर जाना है, वो लक्ष्य तय करता है। और वो शांत भी होता है। हाँ, कई बार क्या होता है कि कुछ हड़बड़ी अवश्य देता है, और कई बार बीपी बढ़ा देता है। तो जिनका केतु के साथ चंद्रमा बैठा है, थोड़ा सा शरीर में शॉर्ट टेम्पर आता है मन में, या नहीं आया तो अंदर से क्रोधित हो गए आप, या और कोई कार्य कर लिया आपने, तो बीपी का प्रॉब्लम शरीर में अवश्य खड़ा कर देता है। तो हड़बड़ाहट जरूर बढ़ाता है, उसको मैं सरल भाषा में बोलूँगा हड़बड़ाहट। तो कई बार एक्सीडेंट वगैरह हड़बड़ाहट माफ़ कीजिएगा, हड़बड़ाहट की वजह से हो जाता है। बाकी अगर आप शांत चित्त रहेंगे तो ये केतु आपको कुछ नुकसान नहीं दे रहा है। दे तो राहु भी नहीं रहा है, वहाँ मैंने बता दी, वहाँ अति चंचल बना देता है, एकाग्रता और चंचलता, एकाग्रता में कमी ला देता है। यहाँ ऐसी बात नहीं, लेकिन ये कभी कभार हड़बड़ी होती ना, किसी ने कहा चलो भाई वहाँ बड़ी स्पीड से उठ खड़े हुए, किसी ने कहा वहाँ पहुँचना जल्दी कीजिए, बड़ी स्पीड से आप स्कूटी या कोई ड्राइविंग कर बैठे आप, क्योंकि देख तो राहु भी रहा है, भूलिए मत। केतु राहु की तरह पापी नहीं होता है, पाप कर्म में सारा काम राहु का होता है, केतु का थोड़ा कम रहता है। लेकिन अब चूंकि उसी का हिस्सा है डीएनए, तो बदनामी तो उसको भी लगती है। तो केतु के साथ ये कुछ इतना गड़बड़ नहीं। गड़बड़ चंद्रमा एक्चुअली किसी के साथ नहीं रहता है, खाली ये अकेला होता है तो परेशानी खड़ी करता है। अकेला का तात्पर्य इसके इर्द गिर्द भी कोई ग्रह नहीं होता, या कोई ग्रह नहीं देखता है इसको। तो केतु के साथ भी यहाँ बैठ के कुछ गड़बड़ नहीं है, बस जो मैंने गड़बड़ी थी वो बता दिया है। तो थोड़ा हड़बड़ी जिसको कहते हैं उसको जीवन से निकाल दीजिए, अगर है आती है तो हटा दिए, अगर नहीं है तो बढ़िया, कोई बुराई चंद्रमा और केतु में भी नहीं। तो आइए मैंने आज चंद्रमा के साथ किन ग्रहों की युति होती है तो कैसा परिणाम, कैसा फल देते हैं, उस पर हमने चर्चा की। और मैंने प्रैक्टिकल बताने की कोशिश की, पूरी रिटर्न विद्या के साथ बात नहीं कर रहा हूँ। आप अनुभव कर लीजिए, जिनका जिनका बैठा है उनके साथ ये ऐसी चीज़ें अवश्य पाई जाती होंगी थोड़ी बहुत। अब बाकी देखिए कुंडली के 8 ग्रह और भी होते हैं, उनकी भी स्थिति देखनी चाहिए, लेकिन कम या ज़्यादा मात्रा में जो मैंने युति के साथ बात कही है वो कुछ न कुछ मात्रा में अवश्य मिलती है। अब उसमें कौन सा चंद्रमा बलवान है या बैठा ग्रह बलवान, वो भी देखना पड़ता है। देखिए कहाँ ना भी इतनी विधाएँ हैं कि एक से तो बात, लेकिन ओवरऑल जो था वो ये। तो आए मिलते किसी और नए विषय को लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जाते जाते फिर से प्रार्थना है कि जिन लोगों हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया कर लीजिए, उससे हमें बल और शक्ति मिलती है जो आप लोगों के द्वारा ही आती। तो आए मिलते, नमस्कार।